तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, है ना, फर्स्ट पार्ट, जिसमें दोनों रेस्ट पर होंगे या दोनों साथ साथ मूव कर रहे होंगे। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का मतलब यानी लिक्विड की जो टॉप सरफेस होती है जो एयर के कांटेक्ट में फ्री होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर हो और वो कंटेनर चारों तरफ से बंद है, तब ये सरफेस फ्री सरफेस नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से बंद है। तो ये एयर के कांटेक्ट में अगर है तो हम इसे फिर फ्री सरफेस की कैटेगरी में रखेंगे। यानी अगर ये एयर के कांटेक्ट में है तो ये कहलाएगी इसकी फ्री सरफेस। टॉप सरफेस इज कॉल्ड फ्री सरफेस। तो ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो फ्री सरफेस है ये कैसी दिखाई देती है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम समझते हैं, जैसे अगर मान लो हमारे पास कुछ कंटेनर्स हैं, जैसे मान लो ये कंटेनर है, हमारे पास एक ये कंटेनर है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हमारे पास कंटेनर्स हैं। अच्छा, कुछ रैंडम शेप का कंटेनर है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। बहुत से कंटेनर्स हैं आपके पास। लेट्स से हमारे पास कोई सर्कुलर ट्यूब का कंटेनर है इस तरीके से। अब हमने क्या किया कि इसमें इन सब कंटेनर्स में हमने फ्लूइड को फिल किया। अच्छा, फर्स्ट केस जो हम कंसीडर करने जा रहे हैं दैट फर्स्ट केस इज तब जब कंटेनर रेस्ट पर हो। यानी कि मैं इसको दो केसेस में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहला केस व्हेन कंटेनर इज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कंटेनर रेस्ट पर है तो फ्लूइड भी रेस्ट पर होगा। सर क्यों? पार्ट कौन सा? फ्लूइड स्टैटिक्स। कि अगर एक रेस्ट पर हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली किस पर आ जाएगा? रेस्ट पर, यानी मूविंग नहीं होना चाहिए। यानी कंटेनर एंड फ्लूइड बोथ आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पर हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इन कंटेनर्स में हमने फ्लूइड पोर किया, हमने फ्लूइड लाकर इनमें भरा। तो जब इसमें लिक्विड लाके भरेंगे, है ना, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो जब इसमें लिक्विड लाके भरेंगे तो लिक्विड कैसी शेप लेगा? मैं दो तीन डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट केस में कि लिक्विड या तो ऐसी शेप लेगा, फ्री सरफेस जो उसकी टॉप सरफेस है वो या तो ऐसी होगी, या किसी भी शेप की हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है क्या? और अगर हम बात करें तो क्या वो शेप ऐसी ले सकता है? और अगर हम और केसेस डिस्कस करें तो ऐसी शेप। आपको बताना है इन चारों केसेस में से लिक्विड कौन सी शेप गेन करता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये तो हमें पता है, जब हम ग्लास भरते हैं पानी का तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि यार वो यही शेप गेन करता है। जो उसकी टॉप सरफेस होती है वो आपको हॉरिजॉन्टल ही दिखाई देती है, वो कभी भी ऐसे टेढ़ी शेप या फिर एक सर्कुलर शेप गेन नहीं करता। पैराबोलिक बोलते हैं इसको। तो इस तरीके की वो शेप गेन नहीं करता। तो इस टॉपिक में हमें वही स्टडी करना है कि कब ऐसी शेप गेन करता है। अच्छा, ये शेप गेन करवाई जा सकती है। वैसे अगर आप एक कंटेनर में चम्मच को घुमाओ तो आप देखना उसमें एक पैराबोलिक शेप दिखाई देगी साइड से, तो ऐसी शेप भी आ सकती है। लेकिन कौन से केस में कौन सी शेप आएगी वही हमें डिसाइड करनी। जैसे अगर बात करें तो इन केसेस में ऐसी शेप क्यों नहीं आई? जब कंटेनर रेस्ट पर था, हमारे हाथ में है, उसमें हमने जब फ्लूइड पोर किया तो ऐसी शेप क्यों नहीं आई? ऐसी शेप ही क्यों आई? वही हमें डिसाइड करना है। तो उसका कारण यह है, या उसका अगर हम बात करें तो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड की फ्री सरफेस होती है रेस्ट पर, अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव। कि जो लिक्विड की फ्री सरफेस होती है वो हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। सर जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर ही क्यों होगी? उसका भी रीजन देख लेते हैं भाई। कि अगर मान लो लिक्विड की सरफेस जी इफेक्टिव, जैसे इस केस में जी इफेक्टिव का मतलब जी, एम जी, है ना, वो कहां लगता है? एम जी कहां लगता है? नीचे, हमें पता है। जी इफेक्टिव है इस केस में वर्टिकल होगा। तो अगर लिक्विड की सरफेस अगर रेस्ट पर है तो हमेशा एम जी के जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होगी। अगर आपने इस लाइन के परपेंडिकुलर शेप नहीं ली, लेट्स से मैंने इस तरीके की शेप सोची, मैंने कहा नहीं यार लिक्विड जो है वो ऐसी शेप लेगा, ऐसा मैंने एज्यूम किया। मान लेता हूं लिक्विड का ये जो एंगल है कितना बन रहा है? थीटा। तो आप इस mg के दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। mg का एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा? mg cos थीटा, ये आपने पढ़ा एनएलएम में। और एक इस सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा।
अगर हम इस mg साइन थीटा की बात करें तो ये जो mg साइन थीटा है ये इस सरफेस के कैसा है, पैरेलल। चेक कर सकते हैं, जो mg साइन थीटा फोर्स है वो इस सरफेस के पैरेलल है, और अगर इस सरफेस के पैरेलल फोर्स हुआ तो इस सरफेस पर क्या आ जाएगा, एक बता चुका हूं, सरफेस के पैरेलल अगर फोर्स होता है तो उसमें एक शियर स्ट्रेस आ जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस आ जाएगा, जो हम बात कर चुके हैं उसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तो इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा, और अगर ये टेंजेंशियल फोर्स आया तो लिक्विड इसे सस्टेन नहीं कर पाएगा। मैंने बताया था कि लिक्विड में टेंजेंशियल फोर्सेस नहीं होने चाहिए, तो mg साइन थीटा के कारण इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स आएगा जो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसी mg साइन थीटा से बचने के लिए जो लिक्विड है वो हमेशा mg के परपेंडिकुलर ही आएगा, g इफेक्टिव के परपेंडिकुलर सरफेस ही बनेगी, ताकि mg का यहां कोई कंपोनेंट नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यही इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड होती है अगर रेस्ट पर है तो वो हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगी, यानी कि mg के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। फिर चाहे आप कंटेनर किसी भी शेप का ले लें, चाहे मैं ये शेप ले लूं तो भी वो mg के परपेंडिकुलर आएगा, हॉरिजॉन्टल। चाहे आप ये कंटेनर ले लें तब भी आपकी शेप mg के परपेंडिकुलर होगी, चाहे ये कंटेनर ही क्यों ना हो तो भी शेप mg के परपेंडिकुलर ही ये गेन करेगा। तो अगर कंटेनर रेस्ट पर है, ध्यान रखिएगा, जब कंटेनर रेस्ट पर हो यानी फ्लूइड भी रेस्ट पर हो तो उस केस में सरफेस हमेशा हॉरिजॉन्टल ही बनेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ही बनेगी mg के परपेंडिकुलर, फिर चाहे कंटेनर किसी भी शेप का क्यों ना हो। हां, अगर मान लो मैंने कंटेनर ऐसा कर दिया, यानी मैंने कंटेनर लिया ही इस तरीके से, अब बताओ अब जो लिक्विड है वो कैसी शेप गेन करेगा। ये हमारा कंटेनर है, रेस्ट पर है, ध्यान रखना ये उसी केस में है जब कंटेनर रेस्ट पर हो और मैंने इसमें लिक्विड भर दिया, तो बताओ क्या लिक्विड ऐसी शेप लेगा? ऐसी शेप नहीं ले सकता, वही बता रहा हूं, mg के हमेशा परपेंडिकुलर। तो mg इस केस में भी कैसा लगता है, वर्टिकल, तो लिक्विड सरफेस अभी भी हॉरिजॉन्टल होनी पड़ेगी, यानी इस केस में लिक्विड इस तरीके की शेप गेन करेगा, तभी हमारे ग्लास टेढ़ा करने पर पानी आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, ताकि इसकी सरफेस हमेशा mg के परपेंडिकुलर हो, mg नहीं g इफेक्टिव के परपेंडिकुलर। इस केस में वो mg बन जाता है। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हमेशा आप पहले लिक्विड को किस पर लाए, रेस्ट पर लेकर आए। सर लिक्विड को रेस्ट पर कैसे लेकर आए? इन केसेस में तो लिक्विड ऑलरेडी किस पर था, रेस्ट पर था। सर ये आपने ग्लास टेढ़ा किया, रेस्ट पर ही था, आपने बस टिल्ट करके उसको छोड़ दिया, रेस्ट पर ले आए। तो या तो लिक्विड पहले से ही रेस्ट पर हो, अगर लिक्विड रेस्ट पर ना हो तो कैसे स्टडी करेंगे वो भी हम लेकर आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले आप लिक्विड को हमेशा किस पर लाएं, रेस्ट पर लेकर आए। लिक्विड प्लस कंटेनर दोनों रेस्ट पर लेकर आए, तो लिक्विड रेस्ट पर लेकर आए। उसके बाद आपको अगर जी इफेक्टिव की डायरेक्शन चाहिए तो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ mg एंड स्यूडो फोर्स। ध्यान रखिएगा हमें दो फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ता है, mg एंड स्यूडो। स्यूडो इफ एनी, अगर प्रेजेंट हो तो, नहीं हो तो नहीं लेना। तो जिस डायरेक्शन में भी mg और स्यूडो का रिजल्टेंट आएगा उस डायरेक्शन को हम जी इफेक्टिव की डायरेक्शन कहेंगे, उसी डायरेक्शन में हम जी इफेक्टिव कहते हैं। तो इस केसेस में स्यूडो नहीं था क्योंकि कंटेनर ऑलरेडी किस पर था, रेस्ट पर, एक्सेलरेशन जीरो, तो स्यूडो फोर्स नहीं। तो इन केसेस में सिर्फ हमें किसको स्टडी करना था, mg को, इसीलिए mg के परपेंडिकुलर। ठीक है, सेकंड केस जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात, फ्री सरफेस हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर, जो फ्री सरफेस होगी वो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होगी, और जी इफेक्टिव है क्या, रिजल्टेंट ऑफ mg एंड स्यूडो। तो आप क्या करिए, mg फोर्स लगाइए, कोई स्यूडो फोर्स हो तो स्यूडो फोर्स लगाइए किसी भी डायरेक्शन में, जो जिस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स हो तो mg लगाइए और एक स्यूडो फोर्स लगाइए, उन दोनों का रिजल्टेंट लीजिए mg एंड स्यूडो। जिधर भी रिजल्टेंट आएगा फ्री सरफेस उसके परपेंडिकुलर होगी, इसे नोट करें। फिर इसका सेकंड केस स्टडी करते हैं। अब हम सेकंड केस देखने आ रहे हैं जिसमें कंटेनर और फ्लूइड दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ एक्सेलरेट कर रहे हैं, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, कंटेनर लिया और उसमें फ्लूइड भरा और उसको लिक्विड भरा और हमने ए एक्सेलरेशन से मूव कराना शुरू किया।
अब हमें बताना है कि लिक्विड की जो टॉप सरफेस है वो कैसी दिखाई देगी। अच्छा, इस केस में अगर बात करें तो क्या वो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी? तो अगर हम ये एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि कोई लिक्विड को अगर कंटेनर में भरें और उस कंटेनर को आगे मूव करवाएं, तो ये फील आता है कि अगर इसको हम आगे मूव करवाएं तो पानी की टेंडेंसी पीछे जाने की होती है। कभी भी आप देखिए बस में भी यही होता है कि जब बस आगे बढ़ती है तो हमारी टेंडेंसी एक बार पीछे गिरने की होती है। तो वैसे ही कि अगर हम इस कंटेनर को आगे मूव करवाएं तो पानी कहां मूव करता है? थोड़ा पीछे की तरफ। तो ये तो समझ में आता है कि इसकी सरफेस हॉरिजॉन्टल तो नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि पानी कहां मूव करने लग जाता है? पीछे। ठीक है, तो जब कंटेनर को मूव करवाएंगे तो पानी पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक, तो अब हमें बताना है इसमें लिक्विड की सरफेस दिखाई कैसे देगी। तो अब इसको कैसे जज किया जाए? तो मैंने वही बताया था कि सबसे पहले ट्राई करें कि लिक्विड किस पर आ जाए? रेस्ट पर आ जाए। तो सबसे पहले हम कंटेनर और लिक्विड दोनों को किस पर लेकर आते हैं? रेस्ट पर लेकर आते हैं। तो हमने कंटेनर और लिक्विड दोनों को किस पर लेकर आए? रेस्ट पर। अगर हमें इस लिक्विड को रेस्ट पर लेकर आना है या कंटेनर को रेस्ट पर लेकर आना है, लेकिन कंटेनर के पास पहले से क्या थी? एक्सेलरेशन। अगर इसके पास पहले से एक्सेलरेशन है और किसी एक्सेलरेटिंग बॉडी को अगर रोकना है तो आपको उस पर एक चीज लगानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। तो मैंने वही कहा था कि स्यूडो फोर्स तब लगेगा जब लग्स पाए। जैसे पिछले केसेस में ये एक्सेलरेशन नहीं थी, रेस्ट पर था, तो स्यूडो नहीं लगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो था। एक्सेलरेशन जीरो तो स्यूडो फोर्स भी जीरो। अब अगर एक्सेलरेशन है तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑब्जर्वर इसके फ्रेम में लाने के लिए हमें एक स्यूडो फोर्स यूज करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन अगर राइट में है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्सेलरेशन राइट में है तो स्यूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा। सही बात है कि अगर एक्सेलरेशन राइट में है तो स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होता है। मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर का उल्टा। तो एक्सेलरेशन राइट में है तो उसके ऑपोजिट, तो स्यूडो फोर्स। तो हमें पता लगा कि हमें पानी पर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और हमें क्या लगाना पड़ता है? ध्यान रखिए, दो फोर्सेस कंसीडर करते हैं, एक mg एंड एक स्यूडो। तो एक स्यूडो फोर्स लग गया, ये हमें क्या है? स्यूडो। दूसरा हमें क्या लगाना है? mg। mg कहां लगता है? डाउनवर्ड। तो सिर्फ इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में जाएगा, mg और स्यूडो का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में जाएगा, पता होना चाहिए वेक्टर्स के लिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो इस डायरेक्शन में आया, तो इस डायरेक्शन को हम किसका नाम देते हैं? जी इफेक्टिव की डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव। तो स्यूडो फोर्स अगर है और mg और स्यूडो का रिजल्टेंट जिधर जाएगा वो डायरेक्शन कहलाएगी जी इफेक्टिव की डायरेक्शन। और जो लिक्विड की सरफेस होगी वो इस जी इफेक्टिव के हमेशा कैसी होती है? परपेंडिकुलर। तो जी इफेक्टिव अगर ऐसा है तो जो लिक्विड सरफेस होगी वो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होगी। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो लिक्विड सरफेस एंड जी इफेक्टिव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो जिस डायरेक्शन में भी जी इफेक्टिव आएगा लिक्विड सरफेस हमेशा उसके परपेंडिकुलर। तो लिक्विड सरफेस इज perpendicular to G effective. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ G effective, उसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो यही हमने पॉइंट पढ़ा था, द फ्री सरफेस ऑफ एनी लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू G effective, कि G effective जिधर जाएगा लिक्विड सरफेस हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी। वही सेम चीज, क्यों? क्योंकि लिक्विड अपने टेंजेंशियल फोर्सेस को सस्टेन नहीं कर सकता। तो जिधर भी जी इफेक्टिव आएगा उसके परपेंडिकुलर। तो दिस इज द सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। समझ में आ गया? ठीक, तो वापस एक लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं कि जो लिक्विड की फ्री सरफेस होती है वो हमेशा जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होती है। और जी इफेक्टिव में हमें दो फोर्सेस लेने होंगे, एक mg और एक स्यूडो। स्यूडो अगर रेस्ट पर लाना है तो उसके लिए स्यूडो लगाना पड़ेगा। स्यूडो और mg जिधर लगेगा उस जी इफेक्टिव की डायरेक्शन जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर पानी की डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, यानी कि लिक्विड की सरफेस जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से उसको हम थीटा नाम दे देते हैं। अगर ये थीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल, तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये
90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 90 है। ये अगर 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा। अब समझ में आया होगा, थीटा 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 90 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा। ठीक। अच्छा, इस tan थीटा, अब हम इस ट्राइंगल में tan थीटा निकालने जा रहे हैं दो तरीकों से। एक, हम इस बेस को b मान लेते हैं। एक, पानी की जो हाइट है, एक्स्ट्रा हाइट, जो एक्स्ट्रा हाइट है, h इज द एक्स्ट्रा हाइट ऑफ वाटर, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की एक्स्ट्रा हाइट है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वर्टिकल हाइट h, एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, लिक्विड नीचे भी है। ठीक, काम करते हैं, कंटेनर को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। तो h इज द एक्स्ट्रा हाइट ऑफ द वाटर फ्रॉम वन साइड, एक साइड से एक्स्ट्रा हाइट, g इफेक्टिव, एंड दिस बेस इज b। तो अपन अब tan थीटा कैलकुलेट करने जा रहे हैं इन दिस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज, थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करने आ रहे हैं, तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस h बाय दिस हाइट बेस b, तो h बाय b। tan थीटा हम एक और ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं, फोर्स ट्राइंगल से। देखिए, अगर ये mg साइड है, ये अगर ma है, तो ये अगर ma है तो ये भी ma होगा। ये आपने पढ़ा होगा, वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, तो ये अगर ma है तो ये भी ma होगा। ठीक, ये ma, ये mg, तो इस ट्राइंगल से भी हम tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा इज ma सामने वाली साइड अपॉन बेस mg, तो ma बाय mg, ma बाय mg करेंगे तो ये बन जाएगा a बाय g, वेयर a इज एक्सेलरेशन, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसे हमें याद रखना है। ठीक, tan थीटा इज h मतलब एक्स्ट्रा हाइट फ्रॉम अनदर पॉइंट, b इज द बेस, तो h बाय b, हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू a बाय g, एक्सेलरेशन बाय g। ठीक, तो ये आप नोट करें। तो इसमें हमने क्या किया, स्यूडो फोर्स और mg का रिजल्टेंट, g इफेक्टिव, mg और स्यूडो फोर्स का रिजल्टेंट g इफेक्टिव के परपेंडिकुलर लिक्विड सरफेस का जो एंगल बनेगा, दैट इज एक्स्ट्रा हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू a बाय g। तो इसे नोट करें, फिर इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब हमें फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ए क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड b, क्यूबिकल मतलब क्यूब, ऑफ साइड b, यानी कि उसकी तीनों साइड b हैं, लेंथ भी b है, विड्थ भी b है और हाइट भी b है, इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ लिक्विड, यानी कि वो टॉप तक कंप्लीटली फिल किया गया, विद इट्स टॉप ओपन, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ओपन है, यानी कि पानी आराम से निकल सकता है। इट इज नाउ स्लोली एक्सेलरेटेड, अब हमने इसको स्लोली एक्सेलरेट कराना शुरू किया, टिल इट रीचेज एन एक्सेलरेशन a। ठीक, हमने क्या किया, इसको एकदम से एक्सेलरेट नहीं कराया। एकदम से का मतलब होता है कि आप रेस्ट से छोड़ोगे तो इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू, अगर जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप करते ही इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है, g, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहां पर हम इसको उसी एक्सेलरेशन से स्टार्ट नहीं करा रहे, इसकी एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी लेकिन हम धीरे धीरे उस वेलोसिटी को या एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे। तेजी से क्यों नहीं बढ़ा रहे, धीरे धीरे क्यों बढ़ा रहे? देखोगा कि अगर आपने उसकी एक्सेलरेशन एकदम से इंक्रीज कर दी तो एकदम से इंक्रीज करने पर क्या होगा कि पानी बाहर स्पिल होना शुरू हो जाएगा। स्पिल तो होगा लेकिन उसमें एक भूचाल आ जाएगा, भूचाल मतलब उथल पुथल हो जाएगी और पानी में टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, टर्बुलेंस मतलब हम जैसे ही कंटेनर को एक्सेलरेट कराएंगे तो उसमें पानी में थोड़ी सी टर्बुलेंस आ जाएगी, हम वो नहीं चाह रहे। हम इस कंटेनर को स्लोली धीरे धीरे एक्सेलरेट करा रहे हैं। पानी स्पिल होगा उसमें भी क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ेगी तो पानी ड्रॉप होगा, लेकिन वो टर्बुलेंस के साथ नहीं, आराम से पानी स्टेडी रेट से बाहर निकलेगा, इसलिए इसको स्लोली एक्सेलरेट करा रहे हैं। तो हमें बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड स्पिल्ड, कि जब हम इसे एक्सेलरेट करा रहे होंगे उस दौरान कितना पानी कंटेनर में से बाहर गिर जाएगा। स्पिल का मतलब होता है बाहर गिरना, तो स्पिल का मतलब बाहर गिर जाएगा इफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 केसेस हैं, g/3, g/2 एंड 2g, कि जब हम कंटेनर को एक्सेलरेट कराएंगे इन वैल्यूज से तो कितना पानी स्पिल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पानी स्पिल होगा क्यों। ठीक, अगर हम बात करें तो जब हमने अभी देखा था कि जब कंटेनर को एक्सेलरेट कराते हैं
तो जो सरफेस होती है वो थोड़ी सी इंक्लाइन हो जाती है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहती। डिपेंड करता है आपने किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराया है। अगर आपने राइट में एक्सेलरेट कराया तो पानी कहां जाने की टेंडेंसी होती है, पीछे, तो इस तरीके की सरफेस ले लेगा। अगर हमने लेफ्ट साइड एक्सेलरेट कराया, लेफ्ट साइड, तो जब इस साइड एक्सेलरेट कराएंगे तो पानी की टेंडेंसी पीछे जाने की होगी, तो पानी ऐसी शेप गेन कर लेगा। ठीक है, तो इस केस में हम कंटेनर की एक्सेलरेशन कहां ले रहे हैं, राइट साइड। तो अब हमें बताना है, कहीं भी ले सकते हो वैसे ना, राइट या लेफ्ट, तो अब हमें बताना है कितना पानी स्पिल होगा। तो इस केस को अब कैसे सॉल्व करें, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू g/3 है तब। ठीक है भाई, तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देता हूं, बाकी दोनों पार्ट फिर आप अपने आप करिएगा। तो जैसे ही इसको एक्सेलरेट कराया, अब क्या होगा, हमें पता है कि क्योंकि स्यूडो फोर्स और mg का रिजल्टेंट जिधर भी डायरेक्शन में आएगा, मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूं कि mg और स्यूडो का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा, देखो mg लगता है नीचे, राइट साइड एक्सेलरेशन है तो स्यूडो लगेगा पीछे, तो नीचे लगेगा mg और लेफ्ट साइड लगेगा क्या, स्यूडो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, लेफ्ट साइड क्यों, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर भी आएगा, लिक्विड की सरफेस हमेशा उसकी कैसी होगी, परपेंडिकुलर। सही बात है, हम बात कर चुके हैं, इन लिक्विड की सरफेस ऐसी होने वाली है। तो फाइनल सिचुएशन में जब ये पानी निकल चुका होगा तो लिक्विड की सरफेस आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, टॉप सरफेस तक, जस्ट ये इसके टॉप पर होगा। अब पानी निकलना बंद हो जाएगा क्योंकि और पानी पीछे नहीं आ पाएगा, लिक्विड की सरफेस अब इसके परपेंडिकुलर हो चुकी है। ठीक है, यानी कि लिक्विड यहां तक आ चुका है, ये एंगल हम मान लेते हैं कितना है, थीटा, यानी लिक्विड इस पूरे रीजन में भरा हुआ है। ठीक है भाई, अच्छा ये हाइट मैं अज्यूम कर लेता हूं कितनी है, h। ठीक है, इसका जो बेस है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, b। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी टोटल हाइट कितनी है, b, टोटल हाइट भी कितनी है इसकी, b। तो हम इस tan थीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, आप चाहे तो दोबारा कर सकते हैं। नीचे के डायरेक्शन में आएगा mg, इधर के डायरेक्शन में आएगा ma, और इन दोनों के रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर आएगा जी इफेक्टिव। ठीक है, ये डायरेक्शन, सॉरी, तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हम tan थीटा की वैल्यू भी निकाल चुके थे, tan थीटा इज वर्टिकल एक्स्ट्रा हाइट डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू a/g। सही है, तो इसको अब सॉल्व कैसे करें, यहां से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू g/3, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देते हैं g/3/g, यानी कि ये बन जाएगा 1/3, g से g कैंसिल हो जाएगा, यानी h/b इज 1/3। यहां से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी कि h की वैल्यू है b/3, ये हमें h की वैल्यू मिल चुकी है। अच्छा h है क्या, मैं ये डायग्राम रब करने जा रहा हूं ma और mg का, ये हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बना चुके हैं। ठीक है, ये अगर h है तो ये भी h होगा क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये हाइट और ये हाइट बराबर होंगी, यानी ये हाइट हमारे पास कितनी आ गई निकल के, hb/3। अब अगर हम बात करें तो लिक्विड स्पिल हुआ कितना, पहले तो ये पूरा भरा हुआ था, तो एक काम मैं ये कर सकता हूं कि पहले का वॉल्यूम देख लेता हूं, पहले का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, b इंटू बी इंटू बी, बी क्यूब, बाद का वॉल्यूम निकाल लेते हैं कितना है और फिर दोनों को माइनस कर देते हैं, पहला वॉल्यूम माइनस बाद का वॉल्यूम, निकला हुआ वॉल्यूम। या एक काम करते हैं, डायरेक्ट निकले हुए पानी का वॉल्यूम देख लेते हैं। इतना जो पानी है, ये जो पानी है, ये पानी स्पिल हो चुका है। ये तो मैंने इसका सिर्फ फ्रंट व्यू बनाया है। अंदर की साइड अगर बात करें तो अंदर की साइड इसकी हाइट भी होगी, इसकी विड्थ होगी, सॉरी, तो अंदर की साइड कितनी विड्थ होगी, अंदर की साइड विड्थ होगी b। तो अब हमें इसका लिखना है वॉल्यूम। अच्छा, इसका ये लेंथ भी कितना होगा, b। तो अगर मुझे वॉल्यूम स्पिल निकालना है तो वॉल्यूम स्पिल तो कैसे निकालें, तो इसका वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, अच्छा, इस ट्राइंगल का एरिया, एक इस ट्राइंगल का हम एरिया लिख लेते हैं, एरिया इनटू अंदर वाली विड्थ कर देते हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहां पर एक साइड हमारे पास है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया, एरिया इनटू उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, b। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल
फ्रंट ट्राइंगल इंटू अंदर की तरफ विड्थ, तो वॉल्यूम स्पिल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ, बेस इंटू हाइट, b/3 इंटू बी, तो b इंटू b/3, ये तो आ गया ट्राइंगल का एरिया इंटू इट्स विड्थ, और अंदर की तरफ विड्थ भी कितनी है इसकी b, तो ये हमारे पास वॉल्यूम स्पिल कितना निकल के आया b³/6। इतना वॉल्यूम पानी स्पिल हो चुका होगा, यानी इतना पानी बाहर आ चुका होगा। ठीक है, वापस से समझा रहा हूं, जैसे हमने कंटेनर को राइट में एक्सेलरेट कराया, पानी पीछे की तरफ बेंड हो गया, यानी ये इस तरीके से पानी बेंड हो जाएगा। tan थीटा हम निकाल चुके हैं, एक्स्ट्रा हाइट डिवाइडेड बाय बेस h/b, h/b a/g के बराबर होता है, हमने देखा था। तो यहां से हमें h की वैल्यू मिल गई b/3, यानी ये हाइट b/3, तो पानी स्पिल होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल इनटू इनसाइड लेंथ b, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो हमारे पास हो जाएगा एरिया इंटू बी, तो हमारे पास b³/6 इतना पानी निकल चुका होगा। बचा हुआ पूछा होगा तो टोटल में से निकला हुआ माइनस कर दो, बचा हुआ आ जाएगा, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा b³ माइनस b³/6, दैट इज 5b³/6 अभी बचा हुआ होगा। तो इसे नोट करें और फटाफट इसका सेकेंड पार्ट g/2 एक्सेलेरेशन सॉल्व करें। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं, एक्सेलेरेशन इक्वल टू g/2, आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो यहां पर आप स्टार्टिंग वहीं से करेंगे कि पानी पीछे की तरफ आएगा तो इस तरीके से इसकी शेप बनेगी, कैसे mg और ma का रिजल्टेंट हमें देगा g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होगी लिक्विड की सरफेस, तो लिक्विड सरफेस इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, एंगल मान लेता हूं थीटा बना, एक्स्ट्रा हाइट एक तरफ से h उठ चुकी है दूसरे पॉइंट के कंपैरिजन में, बेस b, टोटल हाइट है इसकी b। ठीक, tan थीटा निकाला, tan थीटा इस ट्राइंगल से आएगा h/b और उधर वाले ट्राइंगल से आएगा a/g। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हमें अब यहां पर tan थीटा की वैल्यू a/g, तो a की जगह क्या रखना पड़ेगा, बस g/2, यहां पर a की जगह आ जाएगा g/2, और g/2 का मतलब 1/2, तो h/b की वैल्यू 1/2, यानी h की वैल्यू b/2, तो चेंज ये हो जाएगा कि h की वैल्यू अब की बार b/2 हो जाएगी, यानी ये हाइट b/2, ये हाइट भी b/2। अगर हमें हाइट पता चल चुकी है तो कितना पानी निकला वो देख लेते हैं। तो ये पहले टॉप तक भरा हुआ था, यानी कि ये तो हमारे पास आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना, ये b/2 और ये b, ये तो हमारे पास आ गया ट्राइंगल, बाहर फ्रंट में देखने पर ट्राइंगल, और ट्राइंगल का अंदर विड्थ कितना होगा b, तो ट्राइंगल का अंदर विड्थ हो जाएगा b। तो वही सेम चीज कि अगर मेरे को इस पूरे का वॉल्यूम लिखना है तो इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू विड्थ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस इंटू हाइट, अब की बार हाइट कितनी है इसकी b/2, तो ये हो जाएगा b/2, ये हो जाएगा b, तो ये हमारे पास कितना निकल के आया b³/4, तो b³/4 पानी बाहर निकल चुका होगा, और बचा हुआ पानी हो जाएगा b³ माइनस b³/4, यानी बचा हुआ पानी इज 3b³/4। तो इसे आप नोट करें। अब थर्ड पार्ट आप सॉल्व करें जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2g। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2g। कई लोगों ने सॉल्व किया होगा और सॉल्व करके आपने देखा होगा तो कईयों ने आंसर भी निकाला होगा, और कुछ लोगों को अगर रियलाइज हुआ हो तो वो आंसर वाहियात सा आ रहा होगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम स्पिल b³ से भी ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे अपने आंसर्स पे कुछ लोगों ने, तो उनका आंसर b³, जो कंटेनर का वॉल्यूम था b³, उससे भी ज्यादा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो मैं वही अज्यूम करूंगा कि भाई एक्सेलरेशन 2g है, तो ये पानी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो स्टार्ट हम वहीं से करेंगे कि हमारा पानी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, टॉप हाइट तक यहां पर फिल हो चुका होगा, ये एंगल थीटा होगा, और जो एक्स्ट्रा हाइट होगी दैट एक्स्ट्रा हाइट वुड बी h एंड बेस वुड बी b। अच्छा, बेस नीचे बना देते हैं, बेस वुड बी b। तो आपने वही लिखा होगा tan थीटा इज इक्वल टू h/b इज इक्वल टू a/g, हाइट डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू a/g। फिर आपने a की वैल्यू रखी होगी 2g/g, और यहां से हमारे पास 2 आया, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2b, h की वैल्यू 2b, यानी ये हाइट हमारे पास कितनी निकल के आई 2b। फिर हमने क्या किया, ये 2b लिया, ये b लिया, अंदर वाला b लिया, और ट्राइंगल का एरिया इंटू कर दिया हमने, आंसर आ गया। लेकिन अच्छा एक बात तो, इसकी टोटल हाइट कितनी है,
इस कंटेनर की टोटल हाइट है हमारे पास कितनी, b। तो अगर ये टोटल हाइट ही b है तो एक्स्ट्रा हाइट 2b कैसे हो सकती है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि जब ये कंटेनर की हाइट ही b है, टोटल हाइट b है, तो जो एक्स्ट्रा हाइट है वो 2b डबल कैसे हो सकती है? कम होगी, b से कम होनी चाहिए, लेकिन b से ज्यादा तो नहीं, 2b तो कहीं हो ही नहीं सकती। यानी कि इस टाइप में ये सॉल्यूशन गलत है। स्टार्ट ध्यान रखना, स्टार्ट हम हमेशा ऐसे ही करेंगे। हम ये मानेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की हाइट थोड़ी ज्यादा है, हम इस तरीके से tan थीटा निकाल के h देखेंगे। h अगर b से कम है तो वेल एंड गुड, जो पिछले क्वेश्चंस में था। लेकिन जैसे ही हाइट की वैल्यू b से ज्यादा हो जाएगी तो हमारी सिचुएशन गलत हो जाएगी। उस केस में आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप का डायग्राम नहीं बनेगा। तो कैसे मैं बताता हूं। स्टार्टिंग में अगर आपको फर्स्ट डायग्राम याद हो तो फर्स्ट डायग्राम में ये हाइट हमारे पास आई थी b/3। सेकेंड डायग्राम में ये हाइट b/2 ज्यादा होता है, यानी कि थोड़ा और एक्सेलरेट कराने पर ये पानी थोड़ा और नीचे आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, आप थोड़ा और एक्सेलरेट कराओगे तो ये पानी और नीचे आ जाएगा। इस तरीके से पानी का लेवल घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और मैक्सिमम ये पानी यहां तक आ जाएगा, कॉर्नर तक। जैसे ही आपने और एक्सेलरेट कराया तो अब पानी जब कम होगा तो लिक्विड यहां पर आने लग जाएगा, यानी अब के बार उसका बेस चेंज होने लग जाएगा। स्टार्टिंग में क्या था कि इस पानी की हाइट चेंज होती जाएगी, और जैसे ही हाइट हमारी नॉट रीचेबल आ जाएगी, 2b यानी नॉट रीचेबल, तो अब उसका क्या चेंज होने लग जाएगा, बेस। तो अब उसका डायग्राम इस तरीके से नहीं बनेगा, यानी उसकी हाइट पर डायग्राम नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, आप हमेशा स्टार्टिंग हाइट से ही करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर हाइट नॉट पॉसिबल आया तो इसका मतलब लिक्विड अपने ओरिजिनल इस लेवल से और बाहर जा चुका है, यानी उस केस में जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, यानी लिक्विड इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ठीक है, यानी लिक्विड इस टाइप की शेप गेन कर चुका होगा। पानी यहां था, जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाते गए पानी का लेवल इस तरीके से चेंज होता गया, हाइट चेंज होती गई, इधर से पानी नीचे गिरता गया, और जैसे ही आपने एक्सेलरेशन ज्यादा कर दी अब इसका बेस चेंज होने लग जाएगा। तो अब जब आप tan थीटा देखेंगे तो अब tan थीटा h/b तो होगा, अच्छी बात है, लेकिन अब की बार ये पूरा h हो चुका है, और ये h किसके बराबर है पता है, b के बराबर। ये tan थीटा में ये हाइट अब b हो चुकी है, लेकिन ये हाइट अब b नहीं है, दिस डिस्टेंस इज नॉट b, पूरा डिस्टेंस b है, यानी अब उसका बेस चेंज हो चुका है। आप इस बेस को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। ठीक है, पहले उसकी हाइट वेरिएबल थी, बाद में उसका बेस वेरिएबल हुआ। ठीक है, तो हम अब tan थीटा जब लिखेंगे तो हम tan थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, वही h/b, tan थीटा इज इक्वल टू h/बेस, तो b/x। अब की बार ध्यान रखिएगा, h/b नहीं होगा, अब की बार b/x इज इक्वल टू, फॉर्मूला tan थीटा का a/g ही रहेगा, a/g विच इज 2g/g विच इज 2। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की। तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है b/x इज इक्वल टू 2, b/x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू b/2, यानी अब की बार बेस b/2 हो चुका है। समझ में आया? तो अब हमें निकालना है ये वॉल्यूम स्पिल कितना हुआ। तो एक काम करते हैं, इस केस में अब हमारे लिए आसान है वॉल्यूम रिमेनिंग निकालना। क्यों? क्योंकि अब ये एक ट्राइंगल है, तो मैं एक काम करता हूं वॉल्यूम रिमेनिंग निकाल लेता हूं, वॉल्यूम रिमेनिंग। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कैसे निकाले भाई, ये एक ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है b/2 x, b/2 इंटू हाइट कितनी है b, मल्टीप्लाइड बाय, तो एरिया है, एरिया इंटू थिकनेस भी करनी पड़ेगी, और इसका अंदर की तरफ जो थिकनेस है वो कितना है, इस टाइप से डायग्राम बनेगा। इसका अंदर की तरफ जो थिकनेस है दैट इज b, जो इनसाइड जा रहा है b। ठीक, तो हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया इंटू थिकनेस, तो वॉल्यूम रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा b³/4, ये बचा हुआ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम स्पिल कितना हुआ, वॉल्यूम स्पिल, तो हम क्या करें, इनिशियल वॉल्यूम माइनस रिमेनिंग वॉल्यूम। पहले जितना वॉल्यूम था अब कितना वॉल्यूम है, दोनों को माइनस कर देते हैं भाई। पहले 100 लीटर था, अब 20 लीटर बचा,
पहले 100 लीटर था, अब 20 लीटर बचा, तो गया कितना भाई, माइनस करके निकाल सकते हैं। तो दिस इज इनिशियल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम रिमेनिंग। इनिशियल वॉल्यूम में से रिमेनिंग वॉल्यूम बचा हुआ माइनस कर देते हैं। पहले वॉल्यूम था बी क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, माइनस बचा हुआ वॉल्यूम है बी क्यूब बाय 4, यानी कि वॉल्यूम स्पिल्ड इज 3b क्यूब बाय 4, इतना वॉल्यूम स्पिल हो जाएगा। तो वापस से समझा रहा हूं, जब आप एक्सेलरेट कराओगे तो पहले पानी यहां से नीचे आएगा, तो आप स्टार्टिंग यहीं से करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू h बाय बेस और इज इक्वल टू a बाय g। वहां से हम सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू अगर पॉसिबल है b से कम है तो चल जाएगा, b से जैसे ही ज्यादा होने लगेगी, अब क्या होगा कि पानी अब बेस चेंज होने लग जाए, यानी अब की डायग्राम इस तरीके का बनेगा। ठीक है भाई, फिर उस केस में tan थीटा आप लिखोगे b बाय x, अब h बाय b नहीं, अब b बाय x, तो उससे सॉल्व करके आप बेस निकालेंगे और फिर अब आगे कैलकुलेट कर लेंगे। इसे नोट कर लीजिए। तो अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया दूसरा, इसमें हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड फिल है और उसको हमने एक स्मूथ इंक्लाइन थीटा एंगल के स्मूथ इंक्लाइन पर ले गए और छोड़ दिया। तो जब ये नीचे जाएगा, ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन जब नीचे होगी तब हमें बताना है कि ये जो लिक्विड की जो सरफेस है ये इस इंक्लाइन प्लेन, यानी कि इस लाइन से बोलूं या इस लाइन से बोलूं, बात एक ही रहेगी क्योंकि एंगल है। तो हमें बताना है कि लिक्विड की सरफेस इस लाइन से, इंक्लाइन की लाइन से कितना एंगल बना रही है, वो अल्फा हमें बताना है। तो फाइंड द एंगल अल्फा मेड बाय द लिक्विड सरफेस फ्रॉम द इंक्लाइन, इंक्लाइन मतलब इस लाइन से। ठीक है, तो अब इसको कैसे स्टडी करें? सबसे पहले तो इस कंटेनर को इंक्लाइन पर छोड़ने पर क्या होगा, अगर हम बात करें तो इस कंटेनर को अगर मैं एक स्मूथ इंक्लाइन पर लीव करूं तो क्या घटना घटेगी, आपको वो बताना है। तो अगर ये इंक्लाइन स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉडी को जब छोड़ेंगे तो बॉडी कहां जाएगी, नीचे। और जब ये नीचे स्लाइड करेगी, एनएलएम में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो g साइन थीटा होगी। आपने फोर्स एनालिसिस की होगी, mg cos थीटा, mg साइन थीटा, जिसका आंसर इसकी एक्सेलरेशन g साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी एक्सेलरेशन g साइन थीटा होगी ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन। तो मुझे इसकी एक्सेलरेशन पता है, यानी कंटेनर और फ्लूइड दोनों एक्सेलरेट करते हैं। अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं और मुझे फ्री सरफेस बतानी है तो मैं बता चुका हूं, सबसे पहले कंटेनर को किस पर लेके आए, रेस्ट पर लेके आए। अच्छा, रेस्ट पर लाने के लिए किसी मूविंग बॉडी को, एक्सेलरेटिंग बॉडी को रेस्ट पर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मैं वो भी बता चुका हूं। क्या लगाना पड़ता है, एक स्यूडो फोर्स। कोई चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए हमें उस पर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेटिंग बॉडी, एक्सेलरेशन नीचे है तो स्यूडो फोर्स कहां लगेगा, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो मैंने इस पर क्या लगाया, एक स्यूडो फोर्स लगाया, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन mg साइन थीटा। और ये है क्या, ये हमारे लिए स्यूडो फोर्स है। ध्यान रखिए, फ्री सरफेस के लिए हमें दो फोर्स चाहिए होता है, mg और एक स्यूडो। तो सबसे पहले मुझे इसकी एक्सेलरेशन निकालनी पड़ी, एक्सेलरेशन पता है तभी मैं स्यूडो लगा पाऊंगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। दूसरा हमें इस पर और क्या लगाना पड़ता है, एक mg। तो इस पर हमने क्या लगाया, एक mg कहां लगता है, वर्टिकली डाउन। अब हमें क्या लेना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर भी आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर भी आएगा, लिक्विड सरफेस हमेशा उसकी कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। अब रिजल्टेंट के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसके कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो मैं थर्ड डायग्राम में, ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकेंड डायग्राम है, अब मैं थर्ड डायग्राम में इनके कंपोनेंट्स करने जा रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास ये थर्ड डायग्राम और इसमें हम कंपोनेंट्स देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्यूडो फोर्स कहां है, ऊपर, उसको तो एज इट इज रखते हैं mg साइन थीटा। अब ये हमने एनएलएम में पढ़ा है भाई कि mg के दो कंपोनेंट्स हम कर सकते हैं, एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और एक इंक्लाइन के पैरेलल। ये कंपोनेंट्स आप सीख चुके हैं बहुत अच्छे से, आपने एनएलएम में बहुत अच्छे से यूज किया होगा। तो इस mg के, ये जो mg हमारा है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा mg cos थीटा और एक इस डायरेक्शन में होगा mg साइन थीटा। सर ये भी mg साइन थीटा, ये mg साइन थीटा ऊपर कैसे आ गया? ध्यान रखिएगा, ये दोनों कंपोनेंट्स आए हैं mg के कारण और ये आया है स्यूडो फोर्स के कारण। तो हमें दोनों ही लेने पड़ेंगे, स्यूडो फोर्स भी और mg भी। तो अब अगर देखेंगे तो ये mg साइन थीटा और ये mg साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, एक स्यूडो फोर्स का
और एक ग्रेविटी का mg का। तो mg sin थीटा और mg sin थीटा सूडो कैंसिल, बचा कौन? सिर्फ mg cos थीटा। अगर सिर्फ mg cos थीटा तो बच जा, तो मैं बता चुका हूं कि जो लिक्विड सरफेस होती है वो g इफेक्टिव के परपेंडिकुलर, यानी नेट रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर। तो जो हमारी लिक्विड सरफेस होगी वो इस mg cos थीटा, अच्छा mg cos थीटा है क्या? mg cos थीटा इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि लिक्विड सरफेस भी इसके परपेंडिकुलर, यानी कि लिक्विड सरफेस और इंक्लाइन एक दूसरे के कैसे आ चुके हैं? पैरेलल। यानी कि ये लाइन ये बन चुके हैं, यानी कि ये लाइन नीचे आ चुकी है, और ये लाइन अगर नीचे आएगी, ये लाइन अगर नीचे आएगी तो अल्फा कितना हो जाएगा भाई? ये लाइन जब नीचे लेकर आओगे तो अल्फा की वैल्यू घटेगी, और अगर अल्फा घटेगा तो अल्फा की वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो अल्फा फाइनली 0, यानी इस क्वेश्चन में फाइनली अल्फा कितना हो चुका है? 0। ठीक है, तो क्या सीखा कि हमें दो फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, एक mg और एक स्यूडो, स्यूडो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो mg और स्यूडो का आप रिजल्टेंट निकालिए, रिजल्टेंट के लिए मैंने कंपोनेंट्स किए और फिर ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा mg cos थीटा। तो लिक्विड सरफेस नेट रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर, यानी कि इंक्लाइन के पैरेलल, और इंक्लाइन से उसका एंगल 0। हॉरिजॉन्टल से पूछा होता तो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना हो जाता? थीटा। क्यों? क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है सरफेस पर ही, इसमें हमारे पास क्या एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वेसल है, मतलब ग्लास टाइप मान सकते हैं आप। उस ग्लास में पानी भरा हुआ है कुछ हाइट तक, और अब हमने इस ग्लास को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसकी सिमेट्रिक, यानी कि इसकी सेंटर एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमाना शुरू कर दिया, यानी इस पूरे सिस्टम को आप ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं। और अगर इसे रोटेट कराएंगे तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन XY प्लेन। तो सबसे पहले क्या घटना घटेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जब इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे, यानी कि लिक्विड और कंटेनर को जब घुमाएंगे तो क्या होगा? ये तो आपने देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी है कि अगर किसी कंटेनर में चम्मच कोई घुमाएं तो क्या होता है? वहां पर एक पैराबोलिक शेप बन जाती है, इसको पैराबोलॉइड बोलते हैं। एक पैराबोला को, एक पैराबोला जो होता है, उस पैराबोला को अगर आप रोटेट करवाओ, यानी कि अगर इस पैराबोला को मैं ऐसे रोटेट कराऊं तो एक जो शेप बनेगी उसे हम पैराबोलॉइड बोलते हैं। जो एक कटोरी टाइप की शेप बनेगी, एक पैराबोला को घुमाने पर जो एक कटोरी टाइप की शेप बनेगी उसे हम पैराबोलॉइड बोलते हैं। तो वही सेम सिचुएशन यहां भी होगी कि जब हम इसे रोटेट कराएंगे तो एक कटोरी टाइप की शेप बनेगी, पैराबोलॉइड टाइप का शेप बनेगा। तो हमें उस शेप की इक्वेशन बतानी है, लेकिन सिर्फ 2D में, XY में। कटोरी जो होती है वो 3D होती है, 3 प्लेन में होती है, हमें सिर्फ XY प्लेन में बतानी है। कुल मिला के मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं, तो जो लिक्विड की सरफेस है वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लिक्विड सरफेस है वो ऐसी हो जाएगी, इस टाइप का अपना शेप गेन कर लेगी टॉप से, ये लिक्विड। अब हमें इसी पैराबोलॉइड, इसको आप 3D में ऐसे रोटेट करा दीजिए तो एक पैराबोलॉइड बन जाएगा। हमें इसी शेप की इक्वेशन बतानी है, ठीक है, कि इस शेप की क्या इक्वेशन होगी? टेकिंग द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्री सरफेस एट ओरिजिन, मतलब आपको इस सरफेस को या इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए, काम करते हुए इसकी इक्वेशन बतानी है। y = x², कुछ इस टाइप की कोई इक्वेशन बनेगी, वो आप बताइए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ओरिजिन माना, तो ये हमारे पास x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा था। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट की इक्वेशन या किसी भी सरफेस की इक्वेशन निकालने के लिए एक जनरल तरीका होता है। वो जनरल तरीका क्या होता है वो आप मैथ्स में सीखेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूं आपको कि कैसे हम जनरल इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर, कोई भी एक आप रैंडम पॉइंट उस सरफेस का चूज करिए, उस रैंडम पॉइंट पर जाकर आप एक टेंजेंट इस पर ड्रॉ करिए। आप क्या कीजिए, इस सरफेस के कोई एक रैंडम सा पॉइंट चूज करें, कोई जनरल नहीं, रैंडम सा पॉइंट चूज करें और उस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट खींच दें। तो मैंने इस पर एक टेंजेंट खींचा, ठीक है। इस टेंजेंट का आप हॉरिजॉन्टल से यानी कि एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करें, किसी तरीके से मेजर कर लीजिए, आप उसको tan थीटा बोल दीजिए, कैलकुलेट करिए। तो मैंने ये थीटा बोला या ये थीटा बोला, बात एक ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूं, आप इस थीटा को कहीं से कैलकुलेट कीजिए।
वो थीटा आने के बाद, ये मैथ्स है, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैथ्स में आप ये सीखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना कि किसी जनरल पॉइंट पर जाकर आप टेन मतलब इसका टेंजेंट ड्रॉ करिए और जो टेंजेंट का एंगल होगा tan थीटा उसे आप किसके बराबर कर दीजिए, dy बाय dx के। ये आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, फिजिक्स में भी, कि जो टेंजेंट होता है वो dy बाय dx होता है, ठीक। तो उस टेंजेंट का जो एंगल होगा tan थीटा वो dy बाय dx के बराबर कर दीजिए और फिर फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो हमारा काम है इस पॉइंट पर जाकर tan थीटा ड्रॉ करना, ठीक है। अब ये एक जनरल पॉइंट है, ये एक जनरल पॉइंट है। ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं क्या, y कोऑर्डिनेट। सही बात है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो हमें क्या करना है, इस x और y में रिलेशन चाहिए, वही इक्वेशन कहलाती है y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, यही सरफेस की इक्वेशन कहलाती है। तो हमें इस x और y में रिलेशन ढूंढना है, यानी इसके x कोऑर्डिनेट में और इसके y कोऑर्डिनेट में हमें रिलेशन ढूंढना है। अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पर हम बात कर चुके, ये फ्री सरफेस है, वही कॉन्सेप्ट, फ्री सरफेस पर दो फोर्सेस लगेंगे, कौन कौन से, एक mg और एक सूडो। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पर दो फोर्सेस अप्लाई किए, एक mg दूसरा सूडो। अब इस केस में एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ रोटेशन है। तो ध्यान कीजिए, आपके सर्कुलर में पढ़ाया था कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तब भी उस पर एक सूडो फोर्स लगाया जाता है, जिसको हम सूडो नहीं बोल करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। वो भी एक टाइप ऑफ अ सूडो नहीं, अलग टाइप का फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यानी कि इस पॉइंट पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है, याद कीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती थी, थोड़ा अगर याद दिलाऊं तो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, जहां आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सिस से डिस्टेंस। तो इस एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी ये नहीं है, एक्सिस, तो एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, x। तो इस पर एक सूडो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, और डिस्टेंस एक्सिस से कितनी है इसकी, x, तो m ओमेगा स्क्वायर x। तो यहां पर सूडो ना लग करके सेंट्रीफ्यूगल लगा है बस। और इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर भी आएगा, मान लो इस डायरेक्शन में आया g इफेक्टिव, तो इस केस में जो लिक्विड सरफेस होनी चाहिए वो इस लाइन के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बस यही रिलेशन है कि फ्री सरफेस हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर, दोनों 90 डिग्री। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, सही है। ट्राइंगल टेंजेंट थीटा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है और ये टोटल 90 है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा आ जाएगा, दिस एंगल। तो हमारा tan थीटा अब निकालना आसान हो चुका है। tan थीटा देखते हैं कैसे निकालते हैं भाई, ठीक है। ये mg, ये अगर m ओमेगा स्क्वायर x है, तो बस यहां से जब ज्वाइन करेंगे तो ये m ओमेगा स्क्वायर x है, तो ये भी m ओमेगा स्क्वायर x। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये g इफेक्टिव, ये m ओमेगा स्क्वायर x है, तो ये भी m ओमेगा स्क्वायर x। तो tan थीटा आप चेक कर लीजिए, m ओमेगा स्क्वायर x, तो ये भी m ओमेगा स्क्वायर x। tan थीटा इज m ओमेगा स्क्वायर x डिवाइडेड बाय mg। तो tan थीटा इज m ओमेगा स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, आई होप समझ में आया होगा। ये लाइन है mg की और ये लाइन है m ओमेगा स्क्वायर x। ये लाइन अगर m ओमेगा स्क्वायर x, तो ये भी m ओमेगा स्क्वायर x। तो tan थीटा इज m ओमेगा स्क्वायर x डिवाइडेड बाय mg बेस, ठीक। tan थीटा अगर हमें पता लग गया तो x के बराबर होगा dy बाय dx के, ठीक है। m से m कैंसिल हो जाएगा, dx को इधर ले जाइए, g को इधर ले जाइए, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर x dx इज इक्वल टू g इंटू डी वाई। और इसे इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए, ठीक है भाई। तो क्या एक पॉइंट हमें पता है कि इस कर्व का एक पॉइंट कितना है, 0,0 ओरिजिन, यानी कि जब x 0 है तो y भी 0, जब x की वैल्यू x है तो y की वैल्यू क्या मान लेते हैं, y। तो इसे आप डिफरेंट इंटीग्रेट कर लीजिए, ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, तो ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, dy का इंटीग्रेशन y, तो g
y 0 से y। लिमिट रख दीजिए पहले x, तो x स्क्वायर बाय 2 0, तो 0, y रखेंगे तो y, 0 रखेंगे तो 0। तो हमारे पास यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी कि y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, और g नीचे आ जाएगा बाय 2g। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोलॉइड। और इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन मैं एक और मेथड से प्रूव करूंगा। दिस इज द मेथड नंबर 1। इसको हम एक और मेथड से भी प्रूव करेंगे, मेथड नंबर 2, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। इसमें एक टॉपिक आएगा प्रेशर, तो प्रेशर पढ़ने के बाद हम ये दोबारा से डिराइव करेंगे। प्रेशर मेथड से ये एक लाइन में डिराइव हो जाएगा, तो जब वो मैं प्रेशर पढ़ाऊंगा उसके बाद बीच में कहीं ये डिराइव कर दूंगा विद मेथड नंबर 2। तो आप चाहें तो इसके लिए थोड़ी स्पेस छोड़ दें, कम से कम एक डायग्राम बनाएंगे और 2 लाइंस, ठीक है, एक डायग्राम और 2 लाइन की आप जगह छोड़ दीजिए। मेथड नंबर 2 मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये इक्वेशन आप अब याद रखिएगा कि इक्वेशन कहीं जगह मैं डायरेक्टली अप्लाई भी करूंगा। तो इस इक्वेशन को आप यूज करना सीख लीजिए कि इक्वेशन होगी y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। इसे नोट कर लीजिए।